भूभाग, ये छोटा सा भूखंड भारत जो बचा हुआ है हिंदुओं का, इसको भी खंडित करने की बहुत बड़ी योजना, षड्यंत्र विदेशों के द्वारा अलग अलग प्रकार से किया जा रहा है। हिंदू समाज अब इस टाइम पे जात पात से करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। देश को टीवी सीरियल के माध्यम से रिश्तों को तार तार करना, भाभी देवर के रिश्तों को गलत दिखाना, ससुर बहू के रिश्ते को गलत दिखाना, पति पत्नी के रिश्ते को गलत दिखाना, एक जो गलत चित्र दिखाया जा रहा है, ये चित्र हमारे लोगों के बीच में बन रहा है। तलावा पहनकर छलावा करने वाला समाज चल रहा है। ये लव जिहाद का जो इंटेंसली और झिंगुर बाबा वाली योजना है, ये लव जिहाद का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसे जिहाद कहा जाता है। अपने नाम को छुपाकर, अपनी पहचान को छुपाकर। क्या आपका धर्म इतना दूषित है जो अपना नाम आपको छुपाना पड़ता है? कहीं मूर्ते हुए दिखाई देते हैं, कहीं पेशाब करते हुए दिखाई देते हैं, कहीं आप फूकते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों को, ये लोग जो समाज में इस प्रकार के लोग हैं जो नाम छुपाकर, अपना धर्म छुपाकर इस प्रकार की कुरीतियां करने से बजरंग दल नजर बनाए हुए हैं। ऐसे लोगों को हम चिन्हित करेंगे। बाहर का व्यक्ति, हमारा देश धर्मशाला नहीं है, बाहर का व्यक्ति कोई भी आकर यहाँ पे आके रहने लग जाए। ये हिंदुओं का देश है और इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र है, देश के अंदर रहें, लेकिन देश की व्यवस्थाओं के हिसाब से रहें, देश की प्रगति के हिसाब से रहें, देश में जिहाद फैलाने के लिए लेना रहे। ये देश में लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये सब चीजें बहुत वसी से हिंदू मानव की आस्था को ठेस पहुंचे, ऐसे कार्य न करें। इसके अनुरूप देश प्रेमी बनकर रहें, कार्य करें। वो भी हम सबके भाई, 10 बच्चे पैदा करें, वो कूड़ा मिलने वाला हो, नीचे स्तर का हो, वो पढ़ाई ना करे, बस भीड़ बढ़ाते रहो। हमें जीने के बाद भी जमीन चाहिए और मरने के बाद भी जमीन चाहिए। इसमें मरने के बाद आदमी को 3/6 की जगह और घेर ली जाती है। ये भी एक जिहाद है, लैंड जिहाद है। ये सब नष्ट होना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी सब नष्ट होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। देशभक्त डायलॉग के आज इस खास पेशकश में हम बातचीत करेंगे विश्व हिंदू परिषद के बारे में, बजरंग दल, उस संगठन और जो उनके जो अन्य संगठन चल रहे हैं, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ आज इस खास पेशकश में जुड़े हुए हैं श्री पूरन जोशी जी जुड़े हुए हैं, जो प्रांत सह संयोजक बजरंग दल उत्तराखंड है। तो उनसे आज खास पेशकश में बातचीत करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ देशभक्त डायलॉग हीरा परिहार के साथ। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। सर सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जो विश्व हिंदू परिषद है ये किस प्रकार से काम करती है और जो इनके संगठन फैले हुए हैं अलग अलग जगहों से पूरे भारतवर्ष में या विश्व की हम बात करते हैं, तो वो किस प्रकार से अपने कार्यों को करती है। सर प्लीज सबसे पहले अपने संक्षिप्त में एक अपना परिचय दीजिए सर प्लीज। जी धन्यवाद। मेरा नाम पूरन जोशी है। मैं प्रांत सह संयोजक की जिम्मेदारी का निर्वहन करता हूँ और मैं कुमाऊं का क्षेत्र विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का देखता हूँ। जो आपका प्रश्न है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल किस तरीके से काम करता है, पूरे देश के अंदर पिछले 61 वर्ष से संघ के, आरएसएस के जो 100 वर्ष अभी पूर्ण हुए हैं और हमारे विश्व हिंदू परिषद के 61 वर्ष पूर्ण हुए हैं। संघ के ही आयाम में विश्व हिंदू परिषद का आयाम, विश्व हिंदू परिषद का संगठन निकला है और वो एक बड़े उद्देश्य के काम करने के लिए देश के अंदर उतरा है, जिसमें राम जन्मभूमि का एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो पिछले लंबे समय से 500 वर्ष से जो विवादित था, उसको पूर्ण करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने कमान उठाई थी, जिसमें कई प्रकार के आंदोलन किए गए थे। बाबरी मस्जिद जैसे ढांचा गिराना से लेके, राम मंदिर जानकी यात्रा से लेके कई प्रकार का आंदोलित हुए। उसमें कई स्वयंसेवक खड़े हुए और कई स्वयंसेवकों ने उसमें उस आंदोलन में भाग लिया था। और उस टाइम पे विपरीत सरकारें थी, मुलायम सिंह की सरकारें थी, तो हमारे इस आंदोलन को करने के लिए बहुत समस्याएं और बहुत सामना करना पड़ा। जब राम जानकी रथ यात्रा निकलनी थी तो उस वक्त सरकार ने एकदम मना कर दिया था विश्व हिंदू परिषद को कि आप इस यात्रा में, हम सरकार आपका कोई सहयोग नहीं करेगी। तो उसी बीच विश्व हिंदू परिषद से निकला हुआ बजरंग दल, हमारा युवाओं की टोली तैयार करी गई और 2 लाख युवाओं को बजरंग दल से जोड़कर उस राम जानकी यात्रा की सुरक्षा के लिए बजरंग दल की टीम तैयार की गई। तो वहीं से बजरंग दल भी चालू हो गया। तो विश्व हिंदू परिषद देश के अंदर हिंदू मान बिंदुओं की रक्षा, हमारी संस्कृति की रक्षा, हमारे देश के मूल धरोहर
प्राचीन ग्रंथ, हमारे जो सामाजिक मूल बिंदु हैं, उनकी रक्षा को लेकर विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है। और वह सिर्फ इस देश में ही नहीं, पूरे विश्व में 40 देशों में विश्व हिंदू परिषद का काम अभी चल रहा है। जो हमारे हिंदू देश से बाहर हैं, उन लोगों को भी संगठित करने का कार्य हमारा विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। और सभी बाहर रह रहे लोगों को भावना भारत से जुड़े रहें, वो इस निमित्त कार्य करता है। सर, जो आपने बताया कि 61 वर्ष विश्व हिंदू परिषद को आज हो चुके हैं, लेकिन हिंदू समाज की जो हमारे समाज में संगठन की जो भूमिका है उसको आप कैसे देखते हैं? नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा, आपने मुलायम सिंह यादव जी को बात उनको लेकर करी थी, या विपरीत जो हमारी उस समय विपक्ष की सरकार हुई थी, आपने श्री राम जन्मभूमि को लेकर बात। ऐसा क्यों हो गया सर, जो कार्य सेवकों के साथ जो है अत्याचार उस समय हुआ सर? देखिए भाई साहब, ये विषय तो इस तरीके से कि हमारा देश जो है जम्बू दीपे भरत खंडे, अगर आप किसी पूजा में अगर ब्राह्मण से अगर पूजा कराते हैं तो उनके वक्तव्य में होता है कि जम्बू दीपे भरत खंडे, यानी कि ये देश पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाला देश होता था। ये पूरा एशियाई भाग हमारे हिंदुस्तान के अंदर हुआ करता था। प्राचीन सभ्यता, सबसे पुराना धर्म हमारा देश का धर्म है। अब आप ये मानिए कि जिसका 1600 साल पहले कोई इतिहास नहीं था, मुस्लिम समाज, उसकी आज 57 कंट्रियां हैं। जिसका 2100 वर्ष पहले कोई इतिहास नहीं था, ईसाई धर्म, आज उसकी 135 कंट्रियां हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि मानव का स्वभाव अपने क्षेत्र को बढ़ाना, अपनी कंट्रियां बढ़ाने में लगा रहा। लेकिन जो प्राचीन काल से हमारा देश पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है, उसके पास आज सिर्फ एक ही भाग है, एक ही भूभाग है, वो है भारत। और भारत के हिंदुओं के ऊपर यदि कोई किसी प्रकार का आक्रमण होता है तो हमारा भारत का देश का नागरिक कौन, उसके पास और कोई अन्य देश नहीं है जहां पे वो शरणार्थी बन सके। तो हमारे देश का जो ये इतना बड़ा भाग आज टुकड़े में समाहित हो गया है, एक भाग में समाहित हो गया है। इस भूभाग, ये छोटा सा भूखंड भारत जो बचा हुआ है हिंदुओं का, इसको भी खंडित करने की बहुत बड़ी योजना, षड्यंत्र विदेशों के द्वारा अलग अलग प्रकार से किया जा रहा है। जिसको अगर आप देखेंगे तो उसको धर्मांतरण के माध्यम से, जिहाद के माध्यम से हमारे इस देश में बचा हुआ भूखंड और इस देश के हिंदुओं को भ्रमित कर कर, उसको जातिवाद में खंडित कर कर, अलग अलग भाग में बांटकर, अलग अलग व्यवस्थाएं बनाकर, हमारी शिक्षा व्यवस्था को मैकाले ने कहा था उस वक्त अपनी संसद में कि हिंदुस्तान पे अगर राज करना है तो इसकी शिक्षा पद्धति को पंगु बना दो, इसको लूला लंगड़ा बना दो। यानी कि साहसी चीजें, जो हमारे पूर्वजों के साहस था, जो हमारे महाराणा प्रताप का साहस था, जो सांगा का साहस था, वो साहस हमारे बच्चों को नहीं दिखाया गया। दे दी हमें आजाद बिना खटकी बिना डाल, साबरमती ने संत तूने कर दिया कमाल। इस स्लोगन से हमें यह समझाया गया कि हमें आजादी लड़ाई से, प्रभाव से, शक्तिशाली से नहीं हुई, कुर्बानी से नहीं हुई। वो हमारी लड़ाई बस गांधी जी ने जो 2 शब्द बोल दिए उनसे हमारी लड़ाई हो गई, मतलब हमारा आजाद हुआ देश। इस तरीके से समाज में युवाओं के बीच में ये बीज बोया गया, जिससे कि हमारा जो आपका प्रश्न है, हमारा जो समाज में विकृतियां चल रही हैं, समाज को खंडित करने के लिए चल रहा है, समाज को कमजोर करने के लिए, कैसे हम देश प्रेमी ना बन सकें। हिंदुस्तान का व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार, अपने घर, अपने बच्चों तक ही उसका दिमाग चलता है। उसको राष्ट्र प्रेम से, देश प्रेम से वो भाव नहीं बन पा रहा है। तो उसी भाव को जगाने का काम विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। उसी भाव पे व्यक्ति खड़ा रहे, व्यक्ति अपने देश से प्रेम करे, अपने राष्ट्र से प्रेम करे, अपनी राष्ट्र की जिम्मेदारी, जो एक गिलहरी के समान एक व्यक्ति अपने देश से जब प्रेम करता है तो वो अपनी जिम्मेदारी को समझता है कि मैं अपने देश के लिए क्या करूं जिससे हमारा देश और विकसित हो और उसको विकसित होने में आसानी हो। तो हमारा जो संगठन है वो इसी लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रहा है कि समाज को संगठित करना, समाज को देश प्रेमी बनाना और समाज को इन कुरीतियों से अवगत कराना। ये धर्मांतरण जैसी घटनाएं जो समाज में हो रही हैं, प्रलोभन देकर हो रही हैं और कमजोर तबके के व्यक्तियों को चिन्हित कर कर उनको उनके
ज़रूरतमंदों को जो है उसको प्रलोभन देकर, उसको लाभ देकर, उसका नाम परिवर्तन कर कर, उसकी पूजा पद्धति परिवर्तन कर कर उसको जो है ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये देश की सरकारों ने बिल्कुल इस पे सख्ती से कदम उठाना चाहिए और सख्ती से इस पे प्रभावी कानून, आजीवन कारावास जैसी धाराएं इस पे बनानी चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो इतने लंबे समय से खंडित हो होकर इतना बड़ा विश्व का भूभाग, आज छोटा सा भूभाग बचा है और उस भूभाग को भी खंडित करने की जो एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, इस साजिश से आम जनमानस को जन जागरण का काम करने का काम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कर रहा है। सर, आपने जो है इतिहास को लेकर बातचीत करी, मैं थोड़ा सा वापस जाना चाहूँगा इतिहास की ओर मुड़ना। आपको नहीं लगता सर, क्या हमारे इतिहास को बदलने की कोशिश करी, हमारे इतिहास पर कब्जा करने की कोशिश करी, और क्या आपको नहीं लगता कि जो हमारे जो पाठ्यक्रम है, जो बच्चों में जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, उनमें देश प्रेम के लिए ऐसे कोई सिलेबस में जो है जोड़ा जाए जिससे जो है बच्चों में देश प्रेम की भावना आए? बस यही एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमारे छोटे से बच्चों के अंदर जो हमारी जो शिक्षा पद्धति चल रही है, उस शिक्षा पद्धति में हमारे बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जगे। लेकिन हमारे इतिहासों में आपने देखा होगा, कई मीडियाज के कई बड़े बड़े वक्ताओं ने इस बात को बोला है कि हमारे बाबर, औरंगजेब, मतलब हमारे देश के व्यक्ति को ये समझाया जाता है कि देश में अतिक्रमणकारी देश में आते रहे और हिंदू उनसे बचकर भागते रहे। यानी कि एक ऐसा सीन क्रिएट किया गया कि हमारे देश में आक्रामकता, जो आक्रांता लोग हैं, जिन लोगों ने हमारे देश को कब्जा करने के लिए उस टाइम पे सोचा, तो वो लोग आते रहे और हम लोग पीछे भागते रहे, ऐसी शिक्षा प्रदर्शित करी गई। लेकिन उनको रोकने के लिए जो हमारे योद्धाओं ने काम किया, जो हमारी सेनाओं ने, बड़े बड़े जो लोगों ने काम किया, इसमें बहुत बड़े बड़े राजा भी थे, जो है महाराणा प्रताप जैसे, गुरु गोविंद जी जैसे, ये बड़े बड़े जो नाम हैं, इन नामों ने बहुत संघर्ष किया, इनको रोका। उस पद्धति को नहीं बताया गया कि किस साहस से इन आक्रांताओं को रोका गया। हमें यह समझाया गया कि आक्रांता आए और हम लोगों ने छोड़ के बच के भागे और आगे भागते चले गए और वो जगह घेरते चले गए। इस परंपरा, इस परिवेश से राष्ट्र प्रेम की भाव जगे ही ना, एक छोटे से बच्चे के अंदर राष्ट्र प्रेम जागृत ही ना हो, ऐसा पाठ्यक्रम हम सबको पढ़ाया गया। सर, आजकल मैं देखता हूँ ना, मैं सोशल मीडिया में कई सारे ऐसे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो अपने आप को इतिहासकार कहते हैं, अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, वो कभी मानते हैं कि जो इतिहास में लिखा गया है वो उसको माना करते हैं। लेकिन सर, हमारा इतिहास जो है कई वर्षों से चला आ रहा है, हमारे इतिहास को खंडित करने की कोशिश करें। लेकिन आज भी कुछ सोशल मीडिया यहाँ पर जो अपने आप को इतिहासकार, प्रोफेसर मानते हैं, वो बार बार जो है वही चीज़, बाबर और ये इन सभी चीज़ों को लेकर आते हैं। इस पर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, पहले तो ये है कि हमारे देश में हमारा जो नागरिक है, ये विचलित ना हो, भ्रमित ना हो, ऐसी मजबूत आधारशिला हमने रखनी पड़ेगी। हमने दिशाओं को स्पष्ट रखना पड़ेगा। इतिहास को भी गोलमोल किया गया है। आजकल आपने देखा होगा, हमारे त्योहारों में भी खंडित हो गया है। 2 त्योहार होते हैं, एक छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, हर त्योहारों को बांट दिया गया है। यानी कि ये बहुत बड़ी इंटरनल साजिश है। हमारे ग्रंथों को भी, जो हमारे वेद पुराण हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ प्रकार, उसमें भी अलग अलग प्रकार है। अगर आप ज्योतिषों से अलग अलग बात करते हैं तो उनके भी जो बातें होती है, वक्तव्य होते हैं, उसमें अलग अलग भ्रांतियां देखी गई हैं। तो मैं ये स्पष्ट एक सेंट्रलाइज करके, एक जो हमारी धार्मिकता है, जो हमारी भारतीय ग्रंथ शैली है, उसको पहले एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, उसको एक सेंट्रलाइज किया जाए, उसको एक दिशा बनाई जाए, उसी दिशा के हिसाब से उसका मानक माना जाए। क्योंकि अलग अलग बात, अलग अलग मुंह, अलग अलग विचारधारा, तो इससे समाज जो है भ्रमित हो जाता है। यदि किसी आम आदमी से हम बोलते हैं जी ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो वो व्यक्ति, आम आदमी, उस चीज को मान लेता है कि यार नहीं, ये जो है ना ऐसे नहीं ऐसे होता होगा, वो ऐसे नहीं ऐसे होता होगा। इसका जो कारण है वो हमारी कहीं ना कहीं शिक्षा पद्धति, जो हमारे जो परिवेश हमारे आसपास रखा जा रहा है, विघटन, अलग तरीके का जो अलग अलग भ्रांतियां जो रखी जाती हैं, उससे हमारा समाज भी कंफ्यूज है। इसलिए
ये पहले कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, हमारी स्पष्टता क्लियर होनी चाहिए हमारी कि हमने हमारा जो अगर दीपावली इस दिन है तो वो स्पष्ट होना चाहिए कि वो दीपावली उस दिन है। ये नहीं कि कंफ्यूज कि इस क्षेत्र के लोग एक दिन पहले बना रहे हैं, उस क्षेत्र के लोग एक दिन बाद बना रहे हैं। जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि 20 तारीख को है, कोई बोला हम 21 तारीख को बनाएंगे। तो ये एक षड्यंत्र है, इसी षड्यंत्र को समझना है। इसमें हमारे देश के जो ऋषि गुरु हैं, जो धर्म के जो धार्मिकता के जो बड़े बड़े महंत हैं, उन सभी मंडलेश्वरों ने एक स्वरूप में आना होगा, एक विचारधारा में आना होगा और उसको सरकार ने सेंट्रलाइज करना होगा कि भाई ये धर्म का जो भी कार्य है, जो भी दिशा निर्देश है, वो सेंट्रलाइज यहीं से निकलेगा, उसी को पूरा देश मानेगा। पूरे भारत में वही होना चाहिए, वही होना चाहिए तो इसलिए इसको सेंट्रलाइज होना चाहिए। बिल्कुल सर, वापस टॉपिक में आते हैं जी। सर, विश्व हिंदू परिषद के कार्यों के बारे में बात करते हुए आप इसमें सबसे बड़ी सफलता किसको मानते हैं? विश्व हिंदू परिषद भाई साहब जी जो है, एक तो राम जन्मभूमि हमारा एक बहुत बड़ा सफलता है, जिसमें लंबे समय तक संघर्ष हुआ और परिणाम स्वरूप जो है उसकी पैरवी ठीक से कर कुछ सरकारों का सहयोग होकर, कुछ संतों का सहयोग होकर, ये सभी संत समाज से ही हमारा विश्व हिंदू परिषद बना हुआ है। हमारे विश्व हिंदू परिषद में देश के अलग अलग प्रकार के महंत संत हमारे इस संगठन में जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों के वजह से जो राम जन्मभूमि का जो कार्य है वो संपन्न हुआ है और कहीं ना कहीं हिंदुओं की जिस प्रकार से कर्ण जो महाभारत में था, उस कर्ण की सुरक्षा कवच कुंडल करता था। उस कवच कुंडल से कर्ण को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था, ऐसी उसको एक शक्ति विद्यमान थी। बिल्कुल। तो वही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हिंदू समाज का पूरे देश के अंदर वही सुरक्षा कवच बनकर कार्य करना चाहता है। बिल्कुल। और हमारी जो योजना है कार्य की, वो इसी प्रकार से बनाई गई है जैसे हमारी केंद्रीय टोली होती है, जो पूरे भारत जो विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय टोली होती है। बिल्कुल बरोबर। फिर उसके नीचे हमारा पैनल बना है क्षेत्रीय टोली। क्षेत्र में 3-4 राज्य का एक क्षेत्र होता है। तो ऐसे हमारे 12-13 क्षेत्रों में इस पूरे देश को बांटा गया है। क्षेत्र टोली के बाद हमारी आती है प्रांत टोली, जो प्रत्येक राज्य को प्रांत का नाम दिया गया है। जैसे उत्तराखंड प्रदेश को उत्तराखंड प्रांत संघ की दृष्टि से कहा जाता है। तो उसके नीचे प्रांत काम करता है अपने राज्यों में, प्रांत की टोली होती है। प्रांत के नीचे विभाग टोली बनाई जाती है, जो 3 जिलों की, जैसे ये नैनीताल विभाग में 4 जिले हैं संघ की दृष्टि से, शासन की दृष्टि से सिर्फ 2 जिले हैं, लेकिन संघ की दृष्टि से 4 जिले हैं। तो 4 जिलों का एक विभाग, मतलब प्रांत टोली के नीचे विभाग टोली, विभाग के नीचे जिला टोली, जिला टोली के नीचे प्रखंड टोली यानी कि विधानसभा, और प्रखंड के नीचे उपखंड टोली, उपखंड के नीचे जो है खंड समिति, और खंड समिति के नीचे समिति। बिल्कुल। अंतिम छोर तक भारत के हमारा संगठन का व्यक्ति हो, ऐसी रचना विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बनाई गई है। बिल्कुल सर, विश्व हिंदू परिषद द्वारा, जैसे कि मैंने काफी इसके बारे में पढ़ा है, और उनके द्वारा जो है कई समाज सेवाएं अभियान जैसे चलाए जाए, एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में चलाई जा रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कार्य किया जा रहा है। आपकी क्या राय है और इनका हिंदू समाज पर आखिर क्या प्रभाव पड़ रहा है? लेकिन सर, जो आप काम करते हैं वो हमें नेशनल मीडिया पर नहीं दिखाई देता है, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बात करें, प्रिंट मीडिया बात करें, हम इवन डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, वो भी हमें नहीं दिखाई देता है। और सर, उन सब में हमें नहीं दिखाई देता है। फिर ग्राउंड लेवल पर जो काम होता है उस पर फोकस कैसे आएगा, लोगों को कैसे पता लगेगा, इस पर आखिर काम क्यों नहीं किया जा रहा? मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं कि इस देश, इस पूरी दुनिया के अंदर श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। बिल्कुल। हमारे जो संघ की पद्धति है, सेवा समर्पण भाव, राष्ट्र के लिए मेरी क्या भूमिका हो सकती है, ये प्रत्येक स्वयंसेवक के अंदर हमारे संगठन के द्वारा विचार डाला जाता है। तो हम लोग बहुत ज्यादा प्रदर्शित होकर कार्य करने के लिए कम होते हैं, पर्दे के पीछे, अपने नाम के पीछे हम लोग काम करने में हमारा ज्यादा वो रहता है। और इसमें काम की दृष्टि से जो हमारा संगठन, अलग अलग प्रकार से हमारे संगठन के द्वारा विभाग बनाए गए हैं समाज में काम करने के लिए। जैसे हमारे विभागों में जो आपने बोला शिक्षा पद्धति को लेकर, तो सेवा प्रकल्प एक विभाग है जो हमारे विश्व हिंदू परिषद का है। वो सेवा प्रकल्प का कार्य है कि शिक्षा पद्धति में अपने छोटे छोटे केंद्रों को मलिन बस्तियों में, बिल्कुल, जो है वहां पे जहाँ पे शिक्षा नहीं हो सकती है, वहां पर वो सेवा केंद्र के व्यक्ति, हमारी एकल की बहनें,
एकल विद्यालय जैसे आपने नाम सुना होगा, हाँ। तो ये भी हमारे संगठन का पार्ट है। तो ये सारी संस्थाएं एकल विद्यालय और सेवा भारती शिक्षा के क्षेत्र में मलिन बस्तियों पे गरीब असहाय लोगों के बच्चों के पास जाकर वो जो है शिक्षा का काम कर रहे हैं। ये हमारी संगठन की विश्व हिंदू परिषद की एक बॉडी है, हाँ। सेवा प्रकल्प और एकल विद्यालय। उसी के नीचे निमित्त हमारा जो दूसरा विभाग काम करता है वो गौ रक्षा का विभाग काम करता है। बिल्कुल। पूरे प्रदेश के अंदर क्या पूरे देश के अंदर गौ रक्षा की हमारी अलग टीमें बनी रहती हैं। उस गौ रक्षा में हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हैं। गौ रक्षा के कार्य किस प्रकार से हों, ऐसा प्रदेश भर में प्रांत में जो है वर्कशॉप चलाई जाती है, जिसमें कार्यकर्ताओं को गौरक्षा कैसे हम गौरक्षा पे कार्य कर सकते हैं, कैसे हमें सूचनाएं मिल सकती हैं, कैसे हम स्लेटर हाउस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कैसे हम कार्यकर्ता हमारा जो है किस प्रकार से कानूनी कार्रवाई कर कानून का पालन करते हुए, कानून की मर्यादा में रहते हुए कैसे हम अपराधी को जो गौ कसी का काम करते हैं, जो गौ सप्लाई का काम करते हैं, हम कैसे प्रभावी कानून, जैसे अभी उत्तराखंड के अंदर प्रभावी कानून बने हैं, तो जो जैसे गाय को कोई ले जा रहा है तो पशु क्रूरता एक्ट के तहत भी हम कार्रवाई कराने का प्रशिक्षण देते हैं। क्योंकि गाय जब कोई ले जाता है तो उसके अंदर अगर आगे उसने पानी नहीं रखा है, उसने घास नहीं रखा है, तो वो पशु क्रूरता के अंदर एक्ट आता है। तो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि रात्रि में आप, क्योंकि अधिकांश क्या होता है कि जहाँ पे मुस्लिम एरिया होता है, जहाँ पे गौमांस का कटिंग होती है, तो स्लेटर हाउस में तो इनका नाम नहीं होता है। और ये स्लेटर हाउस का पैसा बचाने के लिए ये स्वयं मीट को काटते हैं। बिल्कुल बरोबर। और उसको वो मीट सही है या नहीं है, उसमें डॉक्टर की मोहर नहीं होती है, उसमें स्लेटर हाउस जो ड्यूटी है वो बचाने के चक्कर में वो गलत मीट मांस भी लोगों को खिला रहे हैं। इसके लिए भी हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रत्येक ईओ को, नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत ईओ को हम लोग ITI के माध्यम से हम पहले सारे स्लेटर हाउस की हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। उसके बाद हम प्रशासन से ये आवेदन करेंगे कि इस स्लेटर हाउस की देखरेख के लिए आपने कौन सी टीम नियुक्त की है। यानी कि नगर पालिका के पास अगर लाइसेंस उन्हें दिया है तो उस लाइसेंस का पालन कौन सा विभाग करेगा? आपका पुलिस विभाग करेगा, राजस्व विभाग करेगा, कौन सी टीम आपने गठित की है? क्योंकि उसमें टीमें गठित नहीं होती है, वो लाइसेंस मिल जाता है, वो क्या काट रहा है क्या नहीं काट रहा है, उस पर प्रशासन का ध्यान हम आकर्षित करेंगे कि वो आप नियमावली के हिसाब से उन पे कार्रवाई करें। तो इस प्रकार से गौ रक्षा की टीम हमारी अलग अलग प्रकार से प्रखंड वाइज हमारी टीमें गठित होती हैं, जिनका काम सिर्फ गौ की रक्षा करना, गौ मांस कम से कम कटे, और कहीं पे कोई गाय चोटिल हो जाती है या कहीं पे, क्योंकि हमारे देश के अंदर हिंदू की आस्था है गौवंश से, क्योंकि गाय को हम भगवान मानते हैं, पूजते हैं, तो उसके बावजूद भी कई लाख गाय अभी हमारे गौ रक्षक में, आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ, पूरे देश के अंदर तो हर साल 40 से 50 लाख गाय हम लोग गौ रक्षा के माध्यम से बचाते हैं। और आज भी 1000 से ऊपर गौ रक्षक बजरंग दल के, उन पे मुकदमे दर्ज हैं, कुछ हमारे जेलों में हैं, बिल्कुल, जो गाय की रक्षा करते हुए जेल में गए हुए हैं, और कम से कम 100 से 150 लोगों ने गौ रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई है, दुश्मनी के माध्यम से या जैसे भी करके। तो इसलिए गौ रक्षा की टीम हमारी जो है, हमारे विश्व हिंदू परिषद का एक पार्ट है, जो सुरक्षा की दृष्टि से जो हिंदू समाज में हम लोग काम कर रहे हैं, उसका एक भाग गौ रक्षा का भाग है। तो इतने हमारे कार्यकर्ताओं ने अभी तक जान भी दी है। 100 से ऊपर हमारे जो आकलन आया था पूरे देश के अंदर, तो 100 कार्यकर्ताओं ने जान दे दी है। 1000 कार्यकर्ता अभी भी हमारे जो है जेलों में बंद हैं, जो बेल में भी बाहर भी नहीं आए हैं। तो इस तरीके से गौ रक्षा की टीम हमारी काम करती है। सर, आपने बोला कि जो गौ रक्षा करते हुए जो स्वयं सेवक थे, जो जेलों में बंद है, आपको लगता है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र रचा गया है, जो उनको जेल में अभी तक उनको बेल तक नहीं मिल पाई, ऐसे उनको धाराएं, ऐसे उनको कानून के शिकंजे में कसा गया है? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई रणनीति और षड्यंत्र आपको लगता है इसके पीछे? जी, अब बिल्कुल षड्यंत्र है। इस देश के अंदर भी, इस देश में राजनीतिक दलों में, राजनीतिक पदों में, बड़े बड़े शीर्ष पदों में लोग बैठे हैं जो आज भी ये चाहते हैं कि ये भारत एक दिशा में ना आए, ये भारत कभी भी जो है यहाँ का नागरिक शिक्षित ना हो, विकसित ना हो, राष्ट्र प्रेमी ना बने, और यहाँ का व्यक्ति राष्ट्र प्रेमी बनने की हिमाकत ना करे। उसको रोकने के लिए इस प्रकार से जो ऐसे साहसी युवा होते हैं, उन साहसी युवाओं को इस प्रकार मुकदमा दर्ज कर क्योंकि आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि 600 तहसीलें हमारे भारत के बॉर्डर एरिया से लगी हुई हैं, जिनमें आज 300 तहसीलों में
हिंदुओं का अस्तित्व खत्म हो चुका है। बिल्कुल। आज देश के अंदर 6 राज्यों में हिंदुओं का अस्तित्व खत्म हो चुका है। ये तो पता नहीं कहां से ये महामानव लोगों ने जन्म ले लिया, जो बाउंड्री वॉल से अभी लेके आए हैं वापस। मतलब बॉल गई थी आउट होने के लिए, वो वहां से उनको वापस लेके आए हैं। तो अभी कुछ सुधार है, बहुत सुधार है, लेकिन पूर्व में इस प्रकार के जो जेल भेजकर हमारे मॉरल डाउन करने की नीति जो थी, कोई भी हिंदूवादी, राष्ट्रवादी, देशवादी जन्म ना ले, और कोई जन्म ले तो उसको रोका जाए, तो इस प्रकार की कार्रवाई कर कर हमारे जेलों में हैं। लेकिन अभी हम सभी लोगों की पैरवी में लगे हैं, और अभी कुछ लोग बाहर आ गए हैं, कुछ लोग अभी अंदर हैं, जो झूठे केसों में गलत तरीके से उनको 307 के केसों में, मारपिटाई के केसों में उनको अंदर डाला गया है। तो उसमें अभी सुधार है काफी, अभी धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही हैं। आपका संगठन उसके लिए विधिक टीम हमारी बनी हुई है, जो हमारे कार्यकर्ताओं को जो इस प्रकार से फंसे हैं उनको बाहर निकालने की योजना में कार्य कर रही है। सर, हिंदू समाज के प्रति जो आजकल अत्याचार हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या आपको नहीं लगता है कि उसका कारण ही हिंदू समाज है? क्योंकि हिंदू धर्म जातिवाद के आधार पर बटा हुआ है, और ऐसे में हिंदू, हम जितने भी सनातनी हैं, वो कैसे एकजुट हो पाएंगे? देखिए, पहले तो ये आपका प्रश्न बहुत सही था कि आज से कुछ वर्ष पूर्व ऐसा विघटन देखा गया था, समाज में विषमताएं देखी जाती थी। समाज जाति वर्गों में बटा हुआ है कि मैं जाटव, मैं ब्राह्मण, मैं ठाकुर, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, इस प्रकार से अलग अलग उसमें ऊंच नीच की भावना ये विकसित थी। लेकिन अभी हमारे संगठन के द्वारा पूरे देश के अंदर सामाजिक समरसता, समाज एक प्लेटफॉर्म पे आए, समाज एक दिशा में आए, समाज बराबर एक दूसरे के जो है छोटा ऊंच नीच के यहाँ, यानी कि साधु संत जो बड़े लोग हैं, वो जो मतलब हमारी जो कहते हैं कि भाई जाटव हैं या वो हैं, उनके वहां जाकर भोजन करें, एक उनको भी सम्मान दें, उनको भी समरसता का भाव दें। और देख लीजिए आप, देश के अंदर जो सरकारें चल रही हैं हमारी राष्ट्रपति जी को देखते हुए, तो वो एक अच्छा संदेश है। तो समाज में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आपने देखा हुआ कुंभ में एक विराट हिंदू समाज खड़ा हुआ, तो ये भी एक शुभ संकेत है। और कहीं ना कहीं हिंदू अब जागृत हो रहा है, हिंदू समझ रहा है कि हमारे धर्म की रक्षा करने वाले कौन लोग हैं, उन लोगों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है हिंदू। अभी पूर्ण रूप से नहीं है, उस पे काम करना है, लेकिन अभी कुछ हद तक चीजें दिखाई दे रही है। सर, हिंदू समाज में व्याप्त जो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता कहते हैं, मैंने जितना रिसर्च किया विश्व हिंदू परिषद के बारे में, बजरंग दल के बारे में मैं पढ़ते आया हूँ, बचपन से इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और लेकिन सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए जो विश्व हिंदू परिषद ने प्रयास किया है, उसके दृष्टिकोण को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या विहिप ने समाज में वास्तविक बदलाव लाने में सफलता पाई? लेकिन सर, आज भी दलितों के साथ अत्याचार होता है, ऐसी खबरें हमको सुनाई देती हैं, जैसे कि पेशाब तक करना हमको खबरें सुनाई देती। तो किस प्रकार से जो अशिक्षित लोग हैं, जिन पर शिक्षा का अभाव होता है, ये इसी के कारण हो पाता है, तो कैसे हम जन जन तक पहुंच पाएंगे, अपनी आवाज को पहुंचा सकेंगे? देखिए वैसा एक चीज तो यह है कि एक दो घटनाओं से हम पूरा आकलन नहीं कर सकते पूरे क्षेत्र का, क्योंकि वो एक दो घटनाएं इंसिडेंट होते हैं। हाँ। जब ओवरऑल जो हमें दिखाई दे रहा है कि अब ऐसी, जो मैंने आपसे बोला अभी कि समताएं, मतलब हिंदू समाज अब इस टाइम पे जात पात से करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई भाई, इस स्लोगन को लेके हम लोग, हमारा कार्यकर्ता जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं समाज में एक परिवर्तन सा दिखाई दे रहा है। लेकिन जो दलित पे जो अत्याचार वाली बात है, वो इंसिडेंटली क्या होता है कि जब देश के अंदर इतना बड़ा षड्यंत्र है, देश को खंडित करने के लिए, देश की संस्कृति को, देश के परिवारों को, कुटुंब को खंडित करने के लिए, रिश्तों को तार तार करने की जो योजना चल रही है, जो प्लानिंग चल रही है, उसी पे एक बहुत चिंता का विषय है। जो देश के अंदर आज जो जिस प्रकार से टीवी सीरियल के माध्यम से एकता कपूर जैसी जो हिंदू है, उसके बावजूद भी उनके जितने भी डायरेक्टर हैं, वो सारे जो है विशेष धर्म के लोग डायरेक्टर हैं उसमें। और उनके द्वारा इस पूरे देश के अंदर मुझे तो लगता है कि इंटरनेशनल फंडिंग भी शायद उनको होती होगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो देश को टीवी सीरियल के माध्यम से रिश्तों को तार तार करना, भाभी देवर के रिश्तों को गलत दिखाना, ससुर बहू के रिश्ते को गलत दिखाना, पति पत्नी के रिश्ते को गलत दिखाना, ये एक जो गलत चित्र दिखाया जा रहा है, वही चित्र हमारे लोगों के बीच में बन रहा है। वही चित्र से वही समीकरण, क्योंकि आपको ये जानकारी होगी कि पिछले बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कई ऐसी फिल्में लॉन्च हुई
जिससे कि एक लव जिहाद बढ़ते चला गया। बिल्कुल ऐसे संदेश, क्योंकि ये इन चीजों को देखकर ही हमारे आदमी सीखता है। जो हम देखेंगे वही हम हमारे जीवन में चित्र बन जाता है, वही हमारे दिमाग में एक चित्र बन जाता है कि हमने जो देख रहे हैं यही सही है। तो ये जो स्वरूप बन रहा है, इस पर एडल्ट जैसे जो बहुत सारी चीजें, अभी फेसबुक को हम खोलते हैं तो बच्चे भी अगर अच्छी चीज हम देखना चाहते हैं तो यूट्यूब अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो यूट्यूब में बहुत जरूरी नहीं है कि नीचे कौन सा फिल्म आ जाए। तो वो चीज पे भी सरकार ने बहुत अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक ये भी षड्यंत्र का पार्ट है कि कैसे देश के अंदर परिवार कुटुंबों को तोड़ा जाए, परिवारों को विघटन किया जाए। क्योंकि अगर परिवार टूटेगा तो स्वाभाविक है कि समाज राष्ट्र प्रेमी बनेगा ही नहीं, देश प्रेमी बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो अपनी ही चीजों में उलझा रहेगा। तो ये भी एक चीज है, तो इस पे भी एक कड़ी कार्रवाई की हम बात करेंगे अभी, क्योंकि ये मुहिम भी चलेगी। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल समाज में हर कुरीतियों पे नजर बनाए हुए है, और कौन सी कुरीति हमारे समाज को, हमारे परिवार को खंडित कर रही है, उसके लिए भी हमारा संगठन कोई ना कोई अभी तैयारी करेंगे। तो उसको हम इसको मुहिम बनाएंगे कि ये चित्र, ये एडल्ट, ये सोशल मीडिया, ये टीवी में इस प्रकार का वो जो वातावरण बन रहा है जिससे हमारा समाज जो है गलत दिशा पे जा रहा है, उस पे रोकथाम हो, इसके लेके हमारा जरूर कोई ना कोई बड़ा अभियान हम लोग चलाएंगे। लेकिन सर, हम सरकार को इस बात पर धन्यवाद करते हैं कि कई सारे अब से जो है अभी सरकार ने जो है, केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया, लेकिन अभी भी OTT प्लेटफॉर्म्स के अंतर्गत जो है काफ़ी अडल्ट्री हमें दिखाई देते हैं। इवन जो हम अभिजिक वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे लगा कि कोई आम भाषा हो गई, चाहे इंग्लिश के वर्ड हो चाहे वो हिंदी के वर्ड हो, और ये OTT प्लेटफॉर्म में, वेब सीरीज के अंदर, फिल्मों के अंदर ये धड़ल्ले से बोला जा रहा है। क्या पारिवारिक में हम जब देखते हैं, परिवार के अंदर कोई मूवी देखते हैं, तो इससे बच्चों के मानसिकता पर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। और नंबर दूसरा, जो हमारे जो OTT प्लेटफॉर्म पे हैं उसमें अश्लीलता जो है बहुत ज़्यादा भर कर दिखाई दे रही है, यूट्यूब के अंतर्गत भी दिखाई दे रही है। इस पर जो है क्या विचार रखते हैं आप? इस पे देखिए, ये अब क्या है कि आदमी को अब व्यूज के पीछे आदमी भाग रहा है, और वो अपने मूल काम से, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति का, इस देश के अंदर हर व्यक्ति का योगदान होता है। तो देश, जैसे अगर एक व्यक्ति है तो वो कहीं ना कहीं देश की धरोहर होती है। तो वो व्यक्ति जब अपने मूल उद्देश्य से भटककर, उसका उद्देश्य भटका दिया गया है, हमें कुछ व्यूज का, कुछ आर्थिक लाभ जो दिया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है भाई साहब। 5%, 2% लोग व्यूज के लिए काम कर रहे हैं, उनसे प्रेरित होकर पूरा समाज जो है वहां तक नहीं पहुंच रहा है। वो कर 2-3% ही काम लोग रहे हैं, लेकिन उनको पूरा देश आइकॉन बनाया हुआ है, और वो जिस तरीके से चल रहे हैं, युवा उसी तरीके से चल रहा है। यानी कि जो हमारे देश में इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जो बड़े बड़े संस्थानों को चलाने वाले लोग हैं, उस दिशा पे लोग काम कम कर रहे हैं, और वो कैमरे के आगे खड़े होकर अश्लीलता भरी जालीदार पहनना, उसको बैक से फोकस करना, एक अलग सा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जिससे व्यूज बढ़े, इनकम दिखाई जा रही है, उसको सरकारें भी प्रमोट कर रही हैं। जैसा आपने कहा कि सरकारें भी उनको प्रमोट कर रही हैं, तो उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए। ऐसे जो समाज में एडल्ट लोग जो काम कर रहे हैं, जो इस तरीके से गलत वीडियोस बना रहे हैं, हमारा मानना यह है कि हम सजेस्ट करेंगे कि सरकार इसमें सामाजिक संगठन हर प्रदेश में रजिस्टर्ड होते हैं, जिनका लिस्ट सरकारों के पास होता है। जिले वाइज डीएम एसडीएम को नियुक्त करते हुए अपने अपने क्षेत्र में एसडीएम लेवल पे ये एक समिति बनाई जाए, एक सोशल मीडिया कंट्रोल टीम ऐसी बनाई जाए जिसमें समाज में, संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग सक्रिय हैं, उन लोगों को एकत्र कर इस विषय की जानकारी देकर, जो क्षेत्र में इस प्रकार की वीडियोस बना रहे हैं, पूरे देश के अंदर हमने ये मुहिम चलानी पड़ेगी, क्योंकि हम ऐसे नहीं रोक पाएंगे। हम इंटरनेट को नहीं रोक सकते, हम आदमी की आज़ादी को नहीं रोक सकते, लेकिन हम एक व्यापक रूप में सामाजिक संगठन के जो लोग, सामाजिक संगठन बनाए हुए जो लोग हैं, उन लोगों को हम इस मुहिम में जोड़ सकते हैं, और उन लोगों को टीम बनाकर उस क्षेत्र में जो इस प्रकार के लोग काम कर रहे हैं, उनके घर पर जाकर उनका मनोवैज्ञानिक उपचार करा जा सकता है, उनसे काउंसलिंग की जा सकती है, उनसे बात की जा सकती है, उनसे ये कहा जा सकता है कि आपके इस कंटेंट से समाज दूषित हो रहा है। बिल्कुल, उनको 1-to-1 टच करना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर वो इस वार्निंग के बाद भी अगर वो नहीं मानते, ये बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत सरल काम है। बिल्कुल। अगर इस मुहिम को चलाया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लिस्टिंग पूरी संगठन के पास है, पूरे जिले वाइज टीमें होती हैं, सब
प्रशासन की नज़रों में हर चीज़ होती है कि कौन सही है कौन गलत है, इसको चिन्हित करना बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान काम है। बस हमें उसके पास पहुंचना है। एक ऑफिशियली एक कानून के माध्यम से भी जा सकते हैं, अगर कानून के हाथ बंधे हैं कानून में तो वो सामाजिक संगठनों की टीमें बनाकर वो उन लोगों को चिन्हित कर उनके पास जाके भेजा जा सकता है, जिससे इस पे रोकथाम की जा सकती है। अगर उसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो एक ऐसी सुसंगत धाराएं बनानी चाहिए। सोशल मीडिया एक्ट जो है, जो कम प्रभावी है, उसको प्रभावी बनाकर 10 साल से ऊपर सजा कर तब 1-2 लोग जब जेल जाएंगे इसमें, तब जाके समाज कंट्रोल में आएगा। तब समाज जो है वो बिकनी में फोटो बनाना, वो एकदम अश्लीलता फोटो बनाना, ये बहुत चलन चल रहा है, स्क्रॉल चल रहा है। और आदमी अपना समय, क्योंकि देखिए जैसे मैकाले ने बोला कि देश की शिक्षा पे चोट करी जाए तब देश सफल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो शिक्षा तो थोड़ा स्टेब्लिश हो गई है, अभी सरकारों ने कंट्रोल कर ली है। तो अब वो युवाओं का टाइम, जिस टाइम पे हमारा युवा प्रदेश देश है और हमारा युवा आज स्क्रॉल में लगा हुआ है, वो ऐसे ऐसे रीलों को ऊपर, उसको एक उसकी स्थिरता खत्म हो गई है। वो एक जगह पे स्थिर नहीं है, वो अपने उद्देश्य से भटककर वो गलत ट्रैक पे जाकर अपने समय का नष्ट कर रहा है। अगर एक आदमी का 24 घंटे में 8 घंटा वर्किंग टाइम होता है, अगर वो वर्किंग टाइम पे वो इस काम में लगा है तो ये कहीं ना कहीं देश का भी नुकसान होता है, ये सिर्फ व्यक्ति का नुकसान नहीं होता है। लेकिन आजकल जोशी जी, मैं ये चीज, एक और चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, जहां तक हम अपनी बहनों की बात कर रहे हैं इसमें, लेकिन हम ये जानना है कि जो अपने मेल भाई हैं, पुरुष, मैं भाई तो नहीं कहूंगा, ये पता नहीं किस टाइप के इंसान है, अंडरवियर में वीडियो बना रहे हैं और फोकस कैमरे का जो है, कहना मैं कहूंगा क्योंकि मेरी मजबूरी है, प्राइवेट पार्ट्स की ओर जो है कैमरे का एंगल होता है। और ऐसे लोगों को यहाँ पर सोशल मीडिया के अंतर्गत बढ़ावा दिया जा रहा है, कमेंट्स के अंदर वेल करके, यानी कि कंपटीशन, लड़कियों के साथ कंपटीशन करने की बात हो रही है, तो पुरुष को इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। वो ये षड्यंत्र का पार्ट है और ये पुरुष को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है और महिलाओं को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। ये सारा जो व्यूज की जो क्षणिक लाभ, एक आदमी कितना कर्मयोगी होता है उसको मालूम ही नहीं होता है। एक जामंत ने जब हनुमान को उसकी शक्ति याद दिलाई, तब हनुमान जी ने पूरी जो है समुद्र पार कर लिया। तो एक व्यक्ति इतना शक्तिमान होता है, इतना शक्तिशाली होता है, इतना प्रभावी होता है, वो अपने सारी शक्तियों को भूलकर वो इन कामों में लग गया है। बिल्कुल, यही एक टेक्निकल पार्ट है। इसी चीज को समझना है, ये गंभीरता से हमने इस विषय को लेना होगा। मैंने जो वही विषय बोला कि जो सामाजिक टीम बनाकर ऐसे लोगों को चिन्हित कर यही इनका इलाज है। और भी इलाज हो सकता है, उस इलाज पे मंथन करना चाहिए कि और क्या इलाज इसमें हो सकता है। सर, जो पहले ये देश में हो रहा था, लेकिन हमारे उत्तराखंड से हम पर्टेन करते हैं, लेकिन उत्तराखंड जो है देवतुल्य है और देवभूमि इसको कहा जाता है। चाहे हम गढ़वाल मंडल ले लें, कुमाऊं मंडल, ये एक ही है। चौखुटिया आप देख लो, ये गढ़वाली भी बोलते हैं, कुमाऊनी भी बोलते हैं, तो हम सब एक ही हैं, देवभूमि हमें कहा जाता है। लेकिन अभी देवभूमि में घुस चुका है सर, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने रिसर्च किया है। सोशल मीडिया के अंदर हमारी जो देवभूमि की जो हमारी बहनें हैं, इस प्रकार की वीडियोज बना रही हैं, कंटेंट इस टाइप का बना रहे हैं, लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि वो जल्दी फेम मिल रहा है। और जो हमारे जो युवा वर्ग हैं, जो और छोटी जो हमारी किशोरी बहनें हैं, उनको लग रहा है कि यही चीज फेम है और शॉर्टकट है फेम पाने का। क्या कहेंगे सर, इसको कैसे हमारी देवभूमि में, कि भारतवर्ष में ही नहीं आए, पाश्चात्य संस्कृति जो है किस प्रकार से आज के दिन में दूषित कर रही माहौल को? देखिए, ये एक संस्कृति, ये सब बाहर की संस्कृतियां हैं। हमारी जो मूल संस्कृति है, हमारी जो देवभूमि, कहीं ना कहीं इस उत्तराखंड को उत्तराखंड बनाने के लिए कई महिलाओं ने, कई पुरुषों ने आंदोलन किया। मेरी माताजी भी राज्य आंदोलनकारी है। पिछले 20 से 25 वर्ष इस देवभूमि को अलग करने के लिए बहुत संघर्ष हमारे उत्तराखंड के लोगों ने किया। वो इसलिए किया कि ये देवभूमि का मूल स्वरूप देवभूमि है, वो बना रहे, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं देव स्थान है। यहाँ पे यमुना का वास है, यहाँ पे हिमालय है, यहाँ पे हर वो उद्गम है, यहाँ पे हर वो देवी देवता है, इसलिए इसको देवभूमि का रूप माना गया है, मानक दिया गया है। इसका मूल स्वरूप बिगाड़ने का भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो इसके मूल स्वरूप, अपने मूल स्वरूप से विचलित ना हो, इसके लिए एक चिंता करने वाला विषय है। क्योंकि ये इस प्रकार से, जो आपने जिस प्रकार से कहा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर अश्लीलता दिखाई जा रही है, यहाँ पर फ्रेम होने का एक आसान तरीका दिखाया जा रहा है,
स्वाभाविक है, पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति अपने आप को फ्रेम चाहता है। हर व्यक्ति की ये मनसा होती है कि मुझे पूरा एरिया जाने, मुझे पूरा देश जाने, मैं एक सेलिब्रिटी बनूं, मैं जहां जाऊं वहां लोग मुझे जाने। तो ये सोशल मीडिया का जो माध्यम इस प्रकार से बन गया है, तो ये कार्यशैली से फ्रेम होने की बजाय अगर वो कार्यशैली से फ्रेम होगा तो कहीं ना कहीं राष्ट्र का भी काम होगा। अगर एक अच्छा इंजीनियर बन के वो अपनी प्रसिद्धि से अच्छे पुल डिजाइन कर वो करता है तो वो देश का भी काम कर रहा है, वो अपना भी फ्रेम हो रहा है। इसी प्रकार के डॉक्टर, कोई अगर डॉक्टर बन रहा है या कोई ऑफिसर्स बन रहा है कोई अच्छा, तो ये फ्रेम होने के बहुत सारे माध्यम है, कठिन माध्यम है। इन माध्यमों को छोड़कर वो सोशल मीडिया में अश्लीलता दिखाकर, व्यूज बढ़ाकर वो अपने सेलिब्रिटी बनना चाह रहा है। तो ये एक झूठी, मैं इसे कहूँगा कि झूठी और जो है तुच्छ फ्रेम है। ये कोई फ्रेम नहीं है। ये आप जो देख रहे हैं, मैं अभी सारे देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को आप अपना आइडियोलॉजिस्ट ना बनाएं, ऐसे लोगों के पद चिन्हों पे ना बने। हमारा संघ कहता है कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता। क्या बात कही सर आपने। तो हमने किसी के पद चिन्हों पे नहीं चलना है, हमने अपने पद चिन्ह खुद बनाने हैं। और हमने अपने पद चिन्ह बनाते समय हमने देश कैसे हमारा मजबूत, शक्तिशाली और कोई आक्रांता इस देश में पुनः दोबारा आकर इस देश को खंडित करने की हिमाकत ना करे, ऐसा सशक्त हमने समाज खड़ा करना है। और वो तभी हो सकता है जब सरकारें काम करें, वही संभव नहीं है। सरकारों के साथ साथ हमने भी, एक व्यक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होती है अपने देश को विकसित करने में। आपने देखा होगा इजराइल के लोग, छोटा सा राज्य है, इजराइल के लोग, इजराइल की जीत क्या है? एक तो वहां की सरकार अपने देश के लिए समर्पित है, और उससे भी बड़ी बात है कि वहां की जो समाज है, वहां की जो लड़कियां हैं, वहां की जो युवा पीढ़ी है, उसके अंदर भी राष्ट्र प्रेम है। बिल्कुल बरोबर है, उसके अंदर राष्ट्र प्रेम है। मैं आपको एक चीज साझा करना चाहता हूं। मैं जब विदेश जर्मनी में गया था तो मैंने वहां पर कई लोगों को सिगरेट पीते हुए देखा, लड़कियों को भी लड़कों को भी। तो उनके जेब में एक छोटा सा डब्बा था, बिल्कुल, जिस डब्बे में वो सिगरेट की स्क्रैप ऐसे फेंक रहे थे। यानी कि उनके अंदर कितना राष्ट्र प्रेम था कि अगर मैं इस सिगरेट को ऐसे छटका दूंगी तो वो गंदा नहीं, मेरा देश गंदा होगा, ऐसा भाव था उनके अंदर। वो एक डब्बे में इस केक को डाल लेते। तो बात ये वो नहीं है, बात ये है कि राष्ट्र प्रेमी जब समाज बनता है तो स्वतः ही सारी चीजें ठीक होने लग जाती है, स्वतः ही परिवर्तन दिखाई देने लगता है। लेकिन हमारे समाज को ये दिखाया गया है कि एक आदमी क्या कर सकता है, एक आदमी चना झाड़ नहीं फूंक सकता। एक स्लोगन आपने सुना होगा, बहुत चलता है। ऐसा नहीं है, अकेला चना, समाज अकेला चना झाड़ नहीं फूंकता है, वो अलग बात है। लेकिन एक एक व्यक्ति ही समाज में कार्य करेगा, तभी वो चीजें सुधार धीरे धीरे होता जाता है। बिल्कुल सर। एक समुद्र से एक लोटा पानी भी निकालेंगे तो कहीं ना कहीं एक समुद्र का पानी कम होता है एक लोटा। तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के काम ना करने से या काम करने से समाज में परिवर्तन या उसमें विषमताएं आती हैं। एक व्यक्ति के कारण ही समाज में बदलाव भी आता है और सुधार भी आता है। इसलिए इसका एक ही विषय है कि हमने राष्ट्र प्रेमी समाज को खड़ा करना होगा। हमने जन जन तक पहुंचकर, अपने घरों से बाहर निकलकर व्यक्ति को समाज से जोड़ना पड़ेगा। इसको लेकर संघ के द्वारा, हमारे संगठनों के द्वारा पंच परिवर्तन का आह्वान देश में किया गया है। बिल्कुल, यानी कि व्यक्ति 5 परिवर्तन अपने जीवन में लाए और उन 5 परिवर्तनों से ही समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आने की अपेक्षा है, उम्मीद है। उन 5 परिवर्तनों का अगर आप कहेंगे तो मैं शॉर्टकट में उनके बारे में बताना चाहता हूं कि वो 5 परिवर्तन हम समाज में क्या कहना चाहते हैं। जिसमें एक है सामाजिक समरसता, यानी कि हमने अंतिम छोड़ के व्यक्तियों को भी एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा। हमने भेदभाव को नष्ट करना होगा, हमने ऊंच नीच जाति को नष्ट करना होगा। मैं ठाकुर, मैं ब्राह्मण, मैं जाटव, मैं सरदार, इन सबको हटाकर मैं हिंदू, सिर्फ इस सिलेबस में आना होगा। ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। हम जो दिमाग में फिट कर लें वही चीज होती है, हम जो मान लें वही चीज होती है। तो एक परिवर्तन यह है कि सामाजिक समरसता का भाव सभी की व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। दूसरा हमारा है परिवार कुटुंब,
हमारे परिवार को जो तोड़ने की साजिश है उसको हमने समझना पड़ेगा। हमने क्या देखना है, क्या नहीं करना है। हम आज इतने व्यस्त हो गए हैं कि अगर पति पत्नी कमरे में है तो एक पत्नी अपने फोन में लगी है, पति अपने फोन में लगा है, बच्चे अपने फोन में लगे हैं। बिल्कुल। एक समाज में एक समन्वय है ही नहीं, कम होता जा रहा है। अगर आदमी खाना खा रहा है तो एक चल भाई तू खाना खा ले, तू खाना खा ले, तो खाने की टाइमिंग अलग अलग है। एक 7 बजे खा रहा है, एक 7:30 बजे खा रहा है, एक 9 बजे खा रहा है। तो मैं आप सभी से अपील करना चाहता है, संघ अपील करना चाहता है कि परिवार को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और घर पे एक साथ भोजन किया जाए, घर में एक साथ चर्चा करी जाए और अपने आस पड़ोस के लोगों को 15 दिन में एक बार जरूर वार्ता की जाए, जिससे कि और अपने देश दुनिया की बातें, जानकारी और हम क्या कर सकते हैं वो व्यक्ति ने करना चाहिए परिवार कुटुंब में। नागरिक कर्तव्य, तीसरा है नागरिक कर्तव्य कि हमारे कर्तव्य क्या है। हमारी कर्तव्य यह है कि भाई हम स्वदेशी अपनाएं। हम देश के अंदर हम कोई भी सामान, जैसे आपने देखा होगा कि विशेष समुदाय के लोग, क्योंकि देखिए अगर धर्म की लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए अर्थ भी बहुत आवश्यक है। अर्थ वो एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज हमारे देश के अंदर जो धर्म परिवर्तन जैसी घटनाएं हो रही हैं, जो हमारे देश के अंदर आज जो ये ईसाईकरण और ये मुस्लिमकरण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लव जिहाद हो रहा है, ये धर्म के आधार पे हो रहा है। आपने देखा होगा झिंगुर बाबा जैसे पकड़े गए, जिनकी एक कॉस्ट निकाली गई थी, 13 लाख रुपए में ब्राह्मण लड़की, 10 लाख रुपए में ठाकुर लड़की, ऐसे कॉस्ट दी जाती है, तब आदमी इरादे के साथ काम करता है। लेकिन हमारे हिंदू समाज में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे हिंदू समाज में हम सब लोगों ने स्वयं ही जागृत होना पड़ेगा, स्वयं ही जागरूक होना पड़ेगा, स्वयं ही बजरंग दल से अपने युवाओं को जोड़ना पड़ेगा, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के साथ टीमों से कनेक्ट रहना पड़ेगा और कोई भी ऐसी कुरीति दिखाती है तो तुरंत उनको सूचित करना पड़ेगा ताकि वो टीमें काम कर सकें। सर एक चीज जो और पॉइंट इसमें जोड़ना चाहूँगा, मैंने जितना रिसर्च किया है, कहना तो मैं नहीं चाहता लेकिन कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन मेरा कहना बहुत जरूरी है। मैं भारत के दर्शकों को कहना चाहूँगा यहाँ पर, जो मुस्लिम भाई हैं, मैंने उत्तराखंड में ये देखा है कि वो कान में बाली, जो हमारा हिंदू धर्म का होता है, हम कान में बाली पहनते हैं, लेकिन ऐसी पकड़ाई हुई है कि वो कान में बाली पहने हुए थे। और वो क्यों ऐसा हो रहा है, फिर उसके बाद जो है वो हमारी जो हिंदू धर्म की जो लड़कियां हैं उनको टारगेट करते हैं, तो ये किस प्रकार से हो रहा है? ये एक लव जिहाद की श्रेणी है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, ऋषिकेश के अंदर एक व्यक्ति को पकड़ा गया था जो लड़की को छेड़ रहा था, तो उसके कान में बाली थी। तो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां पे ऑब्जेक्शन किया गया था कि भाई इसने तुम्हारे धर्म में बाली पहनना जब अधिक वो नहीं है तो ये इसने कैसे पहने हुए है, तो इसका विरोध किया था हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो एक वो घटना है। एक रिसेंटली अभी परसों 3-4 दिन पहले रुद्रपुर के अंदर आपने देखा होगा कि उसने व्यक्ति ने अपना नाम बदल दिया और अपने बाप का भी नाम बदल दिया। अपना तो नाम बदला, साथ साथ बाप का नाम भी बदल दिया, और वो जो नाबालिग बच्ची को वो होटल में पकड़ा गया था अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही घटना है। तो देखिए ये इस तरीके से चल रहा है, कलावा पहनकर छलावा करने वाला समाज चल रहा है। ये कलावा पहनकर छलावा कर रहे हैं और ये लव जिहाद का जो इंटेंसली और झिंगुर बाबा वाली योजना है, जो ऐसे कई बाबा और छुपे हैं जिनको निकाल के उखाड़ के फेंकना है। जिनका लक्ष्य है कि हमारी हिंदू, आज देश के अंदर जो आकलन किया गया है 13 लाख हिंदू बच्चियां गायब हैं, मिसिंग हैं, गायब हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारी बच्चियां वो लव जिहाद से गायब है, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंशियल इस बात को कहता हूं कि आधे से अधिक बच्चियां लव जिहाद का, जो आप कह रहे हैं कि कान में छेद बन के, नाम बदलकर, कलावा पहनकर, जो इस प्रकार का गिरोह हमारे समाज में काम कर रहा है, ऐसे ही लोगों ने आधे से अधिक बच्चियों को जो है देश के अंदर गायब किया हुआ है। तो ये लव जिहाद का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये लव जिहाद का एक पार्ट है। इसे जिहाद कहा जाता है। अपने नाम को छुपाकर, अपनी पहचान को छुपाकर। क्या आपका धर्म इतना दूषित है जो अपना नाम आपको छुपाना पड़ता है? क्या आपका धर्म इतना ऐसा है कि मतलब आप इतना आपने विचार करना चाहिए, आपके मौलानाओं ने विचार करना चाहिए कि हम देखते हैं कि वो अपनी दुकानों में अपना नाम छुपाते हैं। अपना नाम क्यों छुपाते हैं भैया? आप अपना नाम लिखिए ना। ऐसे बहुत से प्रतिष्ठान हैं जो जैसे हल्द्वानी में समा चिकन सेंटर है, वो उनका नाम समा है, तो उनकी अपनी प्रोडक्ट पे काम करता है, क्वालिटी पे काम करता है, तो वो अच्छा चल रहा है। तो आप अपने प्रोडक्ट पे काम करो, आप अपने सामान को अच्छा बनाओ। आप उसको दूषित कर रहे हैं, कहीं मूतते हुए दिखाई देते हैं, कहीं पेशाब करते हुए दिखाई देते हैं, कहीं आप थूकते हुए दिखाई देते हैं। ये इस प्रकार का जिहाद
ये जो खाद फूद में जो हम गलत चीजें खा रहे हैं, अभी हल्द्वानी में आपने देखा होगा ये खिले पदार्थ से जो है अभी एसडीएम ने सीज किया हुआ है, ऋचा सिंह ने सीज किया हुआ है। तो ऐसे लोगों को, ये लोग जो समाज में इस प्रकार के लोग हैं जो नाम छुपाकर, अपना धर्म छुपाकर जो इस प्रकार की कुरीतियां कर रहे हैं, इस पे बजरंग दल नजर बनाए हुए हैं। ऐसे लोगों को हम चिन्हित करेंगे और इनको सरकार अगर सजा नहीं देगी तो बजरंग दल अपने स्तर पे इनको जवाब देगा और ये अपनी सुरक्षा के जिम्मेदार खुद रहेंगे। सर, आपने एक पॉइंट बात कही, जो हम नाम बदल कर वाला सिस्टम है जी। तो हमारी जो उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड देवभूमि है जिसे नवरात्रि इत्यादि आते हैं, तो ये एक्चुअल में हो रहा है जैसे आप कर रहे हैं? क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पर जाता हूँ तो हम देखते हैं कि मतलब नाम बदल, जैसे मैंने देखा कि धर्म से मोमडन है लेकिन माँ वैष्णो होटल उनके हैं, इस प्रकार से चल रहे हैं। तो योगी जी ने भी इस पर कार्रवाई करी लेकिन उस पर बहुत ज्यादा विरोध हो गया था और वो मामला दब गया। ये अभी भी हमारा कहीं कहीं पे हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा ये आदेशित, हम लोगों के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को आदेशित किया गया है कि अपने क्षेत्र में जितने भी दुकानदार हैं उनका नाम आप स्पष्ट लिखवाइए और अनऑफिशियल उसको लिखवाइए। क्योंकि ये स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस समाज में क्या है कि अगर आप नाम छुपा के कोई काम करते हैं तो इसका मतलब आप बहुत बड़े षड्यंत्र के हिसाब को अंजाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से लड़कियों को, जिस तरीके से ये लव जिहाद जो कर रहे हैं लड़के, इसमें हमें जो नोटिस दिखा गया है, ये गरीब नीचे तबके के व्यक्तियों को पकड़ते हैं, चिन्हित करते हैं, जिनके माँ बापों को अपने बच्चों से मतलब नहीं होता है। और इनका क्या होता है कि ये 16 साल से लड़की के संपर्क में आ जाते हैं और 16 साल से लड़की के संपर्क में आने के बाद ये उसी दौरान ये अपना शारीरिक संबंध उनसे बना लेते हैं। अच्छा। उनके बहुत नजदीक चले जाते हैं और जितने भी केसेस आज निकल के आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमारे पास भी आज 35-36 लिस्ट है नामों की। तो ये 16 साल से 18 साल जैसे ही कंप्लीट लड़की का होता है तो 18 साल 1 महीने, 18 साल 2 महीने होते ही ये लड़की को ले जाते हैं। तो ये भी एक समाज में सोचने वाला विषय है कि कानून के पालन का उल्लंघन हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति 18 साल 16 साल से अगर किसी लड़की के संपर्क में है तो वो तो उसका ब्रेन वॉश बाल्यकाल से करता हुआ आ रहा है ना। वो तो भाई 16 साल से पकड़ा हुआ है उस लड़की को। और वो लड़की को कहां बालिक होने देगा? वो तो उसने बालिक, अगर लड़का लड़की के 18 वर्ष के बाद संपर्क में आता है और 19-20 पे वो शादी करता है, तब तो हमें मान्य होगा कि 18 वर्ष वाला मानक का पालन हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं, सरकारों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जितने भी केस आ रहे हैं वो सारे केस 16 साल 17 साल की लड़कियों को से कम्युनिकेशन में किया जा रहा है और कम्युनिकेशन बातचीत चल रही है और उसके बाद वो 16-17 साल से ही वो जो लड़कियां जो हैं उसमें लड़कियां जो है 18 साल होते ही वो लड़का उनको उठा के ले जा रहा है। फिर उनके माँ बाप हमारे पास पहुंच रहे हैं। तो हम जब उनको देख रहे हैं तो यही समस्या हर जगह दिखाई दे रही है। सर, आजकल एक भारत में एक नया सिस्टम आ गया जो कि वेस्टर्न कंट्रीज से आ रखा है जी। उसे हम बोलते हैं कलेक्टर कल्चर और रिबन पॉर्न जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसमें उसकी फोटो की सामग्री, वीडियो की सामग्री बिना किसी अनुमति को उसको शेयर किया जा रहा है और बेचा जा रहा है। तो इस पर किस प्रकार से कड़े कानून होने चाहिए? डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम कैसे रोक सकते हैं? सरकार किस पर प्रतिबंध लगा सकती है? देखिए, एक चीज तो यह है कि जिस प्रकार से समाज में भय मुक्त हो, समाज में कानून का पालन हो, इसको लेकर जगह जगह थाना कोतवाली चौकियां बनी हुई हैं। उसी रूप में आज सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं देश के अंदर एक उसी से बड़ा एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए भी और पुलिस प्रशासन के लिए भी। तो अपनी आईटी सेलों में सिर्फ सूचनाओं के बाद ही कार्य करने वाली आईटी सेल को से काम नहीं चलेगा। हमने एक उसका विराट रूप तैयार करना पड़ेगा। सोशल इन्फ्लुएंस को इस मुहिम में जोड़कर ऐसे आईडीज को चिन्हित करना पड़ेगा, ऐसे प्लेटफॉर्म को जो सोशल मीडिया में, या जो आपने बोला कि अश्लीलता फोटो को एआई के माध्यम से भी, अभी एआई आया है तो उसका भी एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होने वाला है समाज में। सब विश्वसनीयता खत्म करने वाला है एआई, क्योंकि वो ऐसा लेके आएगा कि सब ऑटोमेटिकली सारी चीजें माना ही नहीं जाएगा कि ये सच है, और जब माना ही नहीं जाएगा सच है तो कार्य कैसे होगा? तो ये सब चीजें होने वाली हैं। तो इसमें आईटी सेल को व्यापक रूप में और एक्सपर्ट्स में, हम ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट्स की लॉबी ही इसमें काम करे। गवर्नमेंट्स की लॉबी, सामाजिक संस्था, समाज में काम करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से अभी समाज में कुरीतियों को कलेक्ट करने में सक्षम है। ऐसे लोगों को आप संगठित करिए, एक दिशा पे लेके आइए, और आप ऐसे लोगों की एक टीम बनाकर हर आईटी सेलों में लगाकर
तब ऐसे लोगों पे, क्योंकि कानूनी कार्रवाई है, अगर हम किसी की फोटो अगर एक्सचेंज करते हैं, किसी की न्यूड फोटो एक्सचेंज करते हैं, तो उसमें भी कानूनी कार्रवाई एक प्रावधान है, मुझे अभी उसका वो नहीं है, लेकिन इसमें एक एक्ट है, लेकिन वो एक्ट बेलेबल है। इन एक्टों को बेलेबल से हटाकर इनको 10 वर्ष की सजा वाला करा जाए, क्योंकि 7 साल से कम वाली सजाओं में कोई महत्व, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अपराधी में। जब तक वो अरेस्टिंग नहीं होगा तब तक उस पर जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। सर, आपने एआई को लेकर बात करी और मैं रिसर्च कर रहा था, मैं एक वीडियो देख रहा था, चंचल महाराज जी हैं, उनकी एक वीडियो को डिफेक्ट किया गया है, कई वीडियो में डिफेक्ट किया गया एआई के माध्यम से। उनकी इवन जो है थोड़ा सा न्यूड टाइप की उनकी जो है वीडियो दिख रही है मुझे। प्रेमानंद जी महाराज जी के पेट को बड़ा कर देना और इस टाइप से कर देना, या अन्य जो हमारे धार्मिक जो गुरु हैं, सनातनी जो गुरु हैं जो मानते हैं, तो इनको जो है क्यों इस प्रकार से, इनको कैसे पकड़ा जाए? यही कह रहा हूं ना कि ये साइबर, ये नेटवर्क, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर, इसका विदेशों में तो बहुत सदुपयोग हो रहा है, लेकिन ये हमारे समाज को फिर हल्का, पंगु, लाचार बनाए रखने के लिए ये इस प्रकार के ये सब चीजें चल रही हैं। और ये जो एआई एक नया एडिशनल ऐड हो गया है, ये एडिशनल ऐड यही है कि ये अविश्वास का माहौल पैदा करेगा, ये विश्वसनीयता को खत्म करेगा। कोई व्यक्ति सही है, वो अपनी फैमिली के साथ फोटो खिंचा रहा है, तो एआई के माध्यम से उसको वो क्लोज कर दे रहे हैं, उसको एक ऐसा मतलब किसी की भी छवि खराब करी जा सकती है इस एआई के माध्यम से। तो ये अविश्वास, ये एआई का सदुपयोग तो मुझे कम दिखाई दे रहा है, लेकिन दुरुपयोग इसका बहुत दिखाई दे रहा है। सर, आजकल क्या हो रहा है ना, सरकार भी, मैं की बात को कहना मेरा जरूरी है, जो कंटेंट क्रिएटर है सरकार उनको प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जिनका समाज पर जो है कोई भी उनका प्रभाव नहीं है समाज के अंदर तो है, लेकिन इससे आपको नहीं लगता है कि जैसे जो बिना सेल्फ मोटिव के समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो पथ प्रचारक हैं समाज के लिए, लेकिन उनको जो है मंच नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर जिनका समाज में कोई वो नहीं है, लेकिन उनको मंच साझा किया जा रहा है, फिर वो बोलते हैं कि हम टैक्स को अदा कर रहे हैं, लेकिन टैक्स तो सर आम आदमी भी कर रहा है और वो भी कर रहा है बिना सेल्फ मोटिव के काम कर रहा है। टैक्स तो सभी, देखो ये टैक्स वाला मानक ही नहीं माना जाएगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस क्या होता है कि भाई जो कोई सोशल मीडिया में उसके व्यूज ज्यादा हैं, तो उसकी एक्टिविटी को पूरा समाज देख रहा होता है, पूरा समाज का टाइम एंगेज हो रहा होता है, देश का टाइम एंगेज हो रहा होता है। भाई एक वीडियो को अगर 200 लोग देख रहे हैं, तो 200 लोग कहीं ना कहीं देश का काम नहीं कर रहे हैं, वो वीडियो में अपने टाइम एंगेज कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन नहीं किया जाना चाहिए, बहुत ज्यादा इन लोगों को सरकारी मंच नहीं मिलना चाहिए, कोई ऐसा प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी कोई शिक्षा नहीं दे रहे हैं, ये ऐसा कोई संवाद नहीं कर रहे हैं समाज से, जो समाज अपने पैरों पे खड़ा हो, समाज अपनी जिम्मेदारी को समझे, समाज देश प्रेमी बने, समाज कुरीतियों पे नजर करे। ऐसा कोई संदेश उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। सर, मैं आपका 15 मिनट और लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि आपके पास भी समय की बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन सर, आजकल जो हमारे भारतवर्ष के जो नेता हैं, कुछ नेता ऐसे हैं, वो हिंदू समाज को बार बार टारगेट करते हैं। हम स्टालिन की बात करें, मंत्री जी की बात करें, और जो पूर्व बिहार के जो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उनका नाम चंद्रशेखर है, प्रोफेसर है, बताओ इतने पढ़े लिखे हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, कई बार विवादों में आ चुके हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये भाई साहब, मैंने आपसे वही कहा कि इस देश के अंदर, इसको देश को जो ना खंडित करने के लिए एक बहुत बड़ा भाग हमारे जयचंद हमारे देश के अंदर ही है, और ऐसे जयचंदों के प्रभाव में हमारे समाज को ना आए, इसीलिए हमारे संगठन देशव्यापी काम कर रहा है, समाज को जागृत करने का काम कर रहा है। समाज अब समझ चुका है कि ऐसे लोगों के बयानबाजी से हमें प्रभावित नहीं होना है। अब तक समाज प्रभावित होते आया है, एक व्यक्ति ने फतवा जारी किया और उसी में आदमी उसी तरफ चल दिया, यानी कि एक फुटबॉल गेंद जो होती है ना, उसको जिस ओर किक मारो तो वो फुटबॉल उसी ओर जाती है। ऐसा समाज हमने स्थापित अब नहीं करना है, हमने इतना स्ट्रॉन्ग समाज स्थापित करना है कि वो जहां जाएगा अपनी मर्जी से जाएगा, उसको कोई भी आदमी किक खेल के उसको जहां मर्जी वहां डाइवर्ट कर दे, ऐसा नहीं होगा। और ऐसे 15-20% ऐसे लोग समाज में हैं कि देखिए, ये पूरे युगों में चलता आया है कि राम राज्य में राक्षस भी होते थे और राम राज्य भी होते थे, देवता हैं तो राक्षस भी हैं, तो वही ये भी युग है। इसमें भी कुछ धर्म के लिए, जो समाज के लिए, जो धार्मिकता का काम कर रहे हैं, वो राजसी लोग काम कर रहे हैं, और राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं, जो इसको खंडित करना, इसको भ्रमित करना, इसको फिर से बिखेर देना, और फिर से बिखेर कर अपनी रोटी, अपने व्यक्तिगत लाभ, अपना कोई ना कोई इंटेंशन उनको है, क्योंकि विदेशी फंडिंग पे जब तक रोक नहीं लगेगी। वही बात, अश्विनी एक एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, और जो इस टाइम पे समाज में कानून के एक कानून के कैसे सुधार हो, अश्विनी जी के द्वारा उठाया जा रहा है,
मीडिया के माध्यम से, वो हम उससे बहुत प्रभावित हैं। वही चीजें लागू होनी चाहिए, विदेशी फंडिंग बंद होनी चाहिए, ऐसे लोगों एनजीओ पे रोक लगनी चाहिए, और ऐसे जो समाज विरोधी लोग हैं इन लोगों को चिन्हित कर कर इन पे देशद्रोही का मुकदमा भी चलाना चाहिए। और मैं समाज से ये अपील करूंगा कि कोई भी ऐसे लोगों के ऐसी बयानबाजी के बिल्कुल खिलाफ, बिल्कुल इनसे भ्रमित ना होए, क्योंकि ये एक राज्य एक देश बचा है हमारे पास, ये हिंदुस्तान हमारे पास बचा है। अगर इसमें कोई कल के दिन आक्रमण होता है तो हमारे पास दूसरा कोई राज्य नहीं है जहां पे हम शरणार्थी बन सके। इस बात को दिमाग में हमने बैठाना पड़ेगा, और हमने हिंदू हित कैसे हो, समाज संरक्षित कैसे हो, समाज धर्म अपना हमारा कैसे जो है मजबूत हो, उस लाइन ऑफ एक्शन पे हम लोगों ने खड़ा होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, तभी ये देश में जो है सही चीजें होना अपने आप शुरू हो जाएगा। सर, क्या आपको लगता है कि हमारे सनातन धर्म को उसको क्या राजनीति का क्या शिकार बनाया जा रहा है? क्योंकि मध्य प्रदेश में एक हालिया हाल हो रखा है, नेता प्रतिपक्षी जो है इनका नाम बताया जा रहा है उमर सिंघार। इन्होंने आदिवासियों के बीच हिंदू धर्म को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने विवाद खड़ा कर दिया। उमर सिंघार ने आदिवासियों से यह कहा कि उन्होंने आदिवासी होने पर गर्व होना चाहिए, हिंदू होने पर नहीं। ये क्या राजनीति वोट बैंक पे साधने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं तो आपसे राजनीति के विषय में एक शब्द ये कहना चाहूंगा कि आपने देखा होगा संसद के अंदर देश के सभी नेतृत्व करने वाले राजनेता वहां पे उपस्थित होते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा जब वो एक दूसरे पर वार प्रतिवार करते हैं तो उनके मुंह से एक स्टेटमेंट निकलता है कि देखिए आप राजनीतिक बातें मत करिए। तो मैं उनसे एक बात ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक ही तो देश को चला रहा है। राजनीति के इतने बड़े मंदिर पर आप संसद भवन में बैठकर आप राजनीतिक बात ना करें, ये शब्द कैसे बोलते हैं? यानी कि राजनीति का चरित्र आप स्वयं आपने जो जिन्हें बनाना चाहिए वही राजनीति के चरित्र को खराब करते हैं। बिल्कुल। तो राजनीति का पहले तो चरित्र सुधारा जाए, और धर्म के लिए राजनीति करना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, ये अक्सर देखा गया है। अपने सुविधा के हिसाब से, अपने व्यक्तिगत हित के हिसाब से समाज को जिस ओर मोड़ लूं उस ओर मोड़ने को तैयार हो जाता है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों को इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। और राजनीति का जो राजनीतिकरण है, जो राजनीति कर रहे हैं लोग, मैं उनसे एक विषय कहना चाहूंगा कि जो राजनीतिक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो पूरे सिस्टम को चला रहा है, पूरे देश को राजनीति चला रही है, पूरे ब्यूरोक्रेट्स को राजनीति चला रही है, तो उसके बाद राजनीति की परिभाषा में भी सुधार आना चाहिए, राजनीति की परिभाषा में शुद्धता आनी चाहिए। तो राजनीति शब्द जो है वो गलत नहीं है, उसको कुछ लोगों के द्वारा गलत कार्य कर उसको भी जो है उसका स्वरूप को बिगाड़ा गया है। तो राजनीति के स्वरूप को सुधारने की आवश्यकता है। सर, केरल के अंतर्गत मैंने एक चीज मैंने जितना पढ़ा केरल के बारे में, तो वहां पर मुझे लगता है कि देशद्रोही नारे लगाए जाते हैं। इधर हमारे सेंटर पे भी लगाए थे, बहुत जगह लगाए थे। मैं फील्ड में भी गया हूँ, कहीं गया, तो इस टाइप के विचार हमको दिखाई देते हैं जो पता नहीं कौन सी सोच को रखते हैं। तो क्या लगता है आपको, जो है ये मानसिकता, जिहादी मानसिकता, जो उग्र मानसिकता है, आतताई मानसिकता, ये लोग अत्यधिक देशद्रोही नारे लगाते हैं। तो भारत में ये लोग खाते तो नमक भारत का है, लेकिन जो है नारे लगाते हैं देशद्रोही वाले। और आपको आखिर देश के मामले में कड़े कानून क्या बदलने नहीं चाहिए? कानून में बदलाव नहीं होना चाहिए? पहले तो इन सारे लोगों को जो देशद्रोही नारे लगा रहे हैं ना, ये देश प्रेमी तो नहीं है, और ये इनके अकाउंट्स की भी जांच करनी चाहिए। इनके नामों को चिन्हित कर इनके खातों को भी जांच करनी चाहिए। 101% ऐसी विचारधारा के लोग वही पनप सकते हैं जिन लोगों को विदेशी फंडिंग हो रही है, जिन लोगों को व्यक्तिगत कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा है, जिन लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं जो है ना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है, वही लोग देश को खंडित करने के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे लोगों के अकाउंट्स की जांच होनी चाहिए, ये जरूर देशद्रोही निकलेंगे। और ऐसे लोगों को हमारे नजर में है, बजरंग दल की टीमों में हम लोग जो देश विरोधी, जो धर्मांतरण विरोधी, इस तरीके के जो लोग हैं, इनको हम चिन्हित कर रहे हैं और अपने अपने लेवल में गिलहरी की भूमिका में काम कर रहे हैं। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता इस चीज में लगा हुआ है कि देश विरोधी चीजें भी ना हो देश में। वही मैं आपसे बात घूम के वहीं पे आ जाती है कि राष्ट्र प्रेमियों की संख्या बढ़नी चाहिए। नकारात्मक तो है ही, राक्षस तो है ही, लेकिन उनके राक्षस की शक्ति कमजोर करने के लिए हमें अपनी शक्ति का प्रभाव बढ़ाना पड़ेगा, तभी उनकी शक्ति कमजोर होकर हमसे टकराएगी तो वो वहीं पे नष्ट हो जाएगी। हमने इनको आगे ही नहीं बढ़ने देना है, इसीलिए हमने जागरूक होना है, इसीलिए हमने ऐसे लोगों से बचना है, और इन लोगों को इनकी जांच होनी चाहिए, इनके खातों की अकाउंट्स की जांच होनी चाहिए। सर, वेस्ट बंगाल में हम देखते हैं ममता बनर्जी की सरकार है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर हमें कई बार खबरें सुनाई देती है जो कि दिल को झकझोर देता है कि वहाँ पर जो है हम सनातनी जो हिंदू भाई हैं उनके साथ अत्याचार किया जाता है। ये इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए भाई साहब,
इस बॉर्डर लाइन पे 600 तहसीलें थी। हमारे देश के जो भारत के बॉर्डर एरिया हैं, कलकत्ता बंगाल भी उसी बॉर्डर एरिया का पार्ट है। उसमें 600 तहसीलों में 300 तहसीलों में आज इस्लामिक बन गया है। 300 तहसीलों में अस्तित्व खत्म हो गया है हिंदुओं का। देश के राज्यों में 6 राज्यों में अभी आज की डेट में हिंदुओं का अस्तित्व खत्म हो चुका है। तो ये समझने वाली बात है। और वेस्ट बंगाल में कहीं ना कहीं घुसपैठ के माध्यम से डेमोक्रेसी चेंज की जा रही है। बांग्लादेश के रोहिंग्या के घुसपैठी बांग्लादेश के माध्यम से बसाए जा रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में 22 PIL लगी हुई हैं। 22 PIL में केवल 20 PIL ऐसी हैं जो ये मुहिम कर रही हैं कि जो बाहर के शरणार्थी हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, इन लोगों को भी भारत के अंदर मूल सुविधाएं दी जाए, इनको भारत के अंदर सारे वो मान बिंदुएं दी जाएं जो एक आम आदमी नागरिक को मिलते हैं। ऐसी याचिकाएं लगी हैं और मुश्किल से 3 से 4 याचिका लगी हैं जो इन लोगों को बाहर किया जाए, इसके लिए याचिका। तो ये बात हमने समझनी पड़ेगी कि बाहर के व्यक्तियों को भी हमारे लोगों ने अभी इस टाइम पे प्रशासन एक्टिव मोड में है। हमारी देश की सरकारें इस लाइन पे काम कर रही हैं। जो बाहर से लोग आकर, हमने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे आधार कार्ड भी बने जा रहे हैं। आधार कार्ड के ऐसे सेंटर बने हुए हैं जहाँ पे आप कहीं पे भी जाकर बाहर से किसी भी व्यक्ति का, आप उसके परिवार के सहित आप आधार कार्ड बना सकते हैं। तो ऐसे सेंटरों को भी पकड़ना पड़ेगा। ऐसे सेंटरों पे बहुत चिंता का विषय है कि कोई बाहर का व्यक्ति, हमारा देश धर्मशाला नहीं है कि बाहर का व्यक्ति कोई भी आकर यहाँ पे आके रहने लग जाए। हाँ, ये हिंदुओं का देश है और इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र है, ये हमारे मन में धारण है और ये प्रत्येक व्यक्ति के मन में धारण होना चाहिए कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। ये घोषित नहीं होना है, ये है। क्योंकि जिनकी जो चीजें यहाँ पर जो रहें, तो वो देश के, हम ये नहीं कहते कि हम किसी को उठा के हिंद महासागर में डालने वाले हैं। देश के अंदर रहें, लेकिन देश की व्यवस्थाओं के हिसाब से रहें, देश की प्रगति के हिसाब से रहें। देश में जिहाद फैलाने के लिए ना रहें। ये देश में लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये सब चीजें, गौकसी, जिससे हिंदू मानवंदों की आस्थाओं को ठेस पहुंचे, ऐसे कार्य ना करें। वो देश के अनुरूप देश प्रेमी बनकर रहें, कार्य करें। वो भी हम सबके भाई है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि सभी लोग गलत हैं। उसमें कुछ लोग, वही जो 5, 7, 10% लोग जो हमारे हिंदुओं में भी हैं और उनके लोगों में भी मौलाना जो लोग हैं जो अपने समाज के लोगों को सही शिक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं। वो इस्लामिक जो पहले बना हुआ कि भाई 10 बच्चे पैदा करो, भले वो कूड़ा बिनने वाला हो, नीचे स्तर का हो, वो पढ़ाई ना करे, बस भीड़ बनाते रहो। भाई जब भीड़ बढ़ती रहेगी तो कैसे कंट्रोल होगा? हमारे यहाँ पे क्षेत्र में 1 लाख लोगों की रहने की कैपेसिटी है और यहाँ पे 5 लाख आदमी रह जाएगा, तो कैसे व्यवस्था बनेगी? तो ये परंपरा, जो ये स्ट्रैटेजी इनके पुराने टाइम से बनी है कि हमें जीने के बाद भी जमीन चाहिए और मरने के बाद भी जमीन चाहिए। देखिए, हमारे हिंदू संस्कृति में तो क्या है कि मरने के बाद जला के उसको वो कंकड़ में विलीन हो जाता है। लेकिन आप देखिए, इन लोगों में ईसाई धर्म हो गया या मुस्लिम धर्म हो गया, इसमें मरने के बाद आदमी को 3/6 की जगह और घेर ली जाती है। ये भी एक जिहाद है, लैंड जिहाद है। ये सब नष्ट होना चाहिए। ये बफ बोर्ड प्रॉपर्टी सब नष्ट होनी चाहिए। भाई आप कौन सी विधि चले? आदमी कोई जिंदा होता है, मरा हुआ कोई जिंदा होता है। इनके मौलाना ये समझाते हैं LIC में मरने के बाद जो नियम, जो मरने के बाद LIC जो बेनिफिट्स बताती है, उसके बाद इन्हीं का इस्लाम जो है जो मरने के बाद अपने बेनिफिट्स बताता है कि मरने के बाद आप 72 उठ जाएंगे, मरने के बाद आप कब्र से निकल के आ जाएंगे। तो ये सब भ्रामिक हैं। ये समाज ने इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। और ये देश हिंदुओं का है, इसको ये मानना चाहिए। इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जिसका जो था वो ले चुका है। अब ये हमारा है, ये हमारा ही रहेगा। अब इसमें हम समाज को, बिल्कुल भी समाज को हम प्रेरित करेंगे, समाज को हम दर्शन कराएंगे कि अगर हमारा ये छूट गया, हमारा धर्म छूट गया, हमारा देश अगर हमसे वो हो गया, तो हमारा घर परिवार, हमारी जमीन जायदाद कुछ हमारे काम नहीं आएगी। हमने शस्त्रशाली, प्रभावशाली समाज को खड़ा करने का मुहिम और संकल्प बजरंग दल ने लिया हुआ है। सर, ये लास्ट की ओर बढ़ते हैं, अंतिम की ओर बढ़ते हैं। जब कोई आतंकवादी देश के अंदर पकड़ा जाता है और जब पकड़ा जाता है तो उसे यहाँ पर जो है, यूं कहें तो जेल में पाल पोस कर रखा जाता है उसे, और जो हमारे टैक्स के पैसे से पल रहा होता है। आखिर क्यों? कानून के अंदर क्या बदलाव की जरूरत नहीं? कानून में तो अभी बहुत बदलाव होना है, क्योंकि सारा कानून अभी जो है ना, भारत का जो कानून है वो पूरा अभी भी इस्लामिक है, अभी भी गुलामी से परिपुक्त है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है, हम समाज में कहीं पे किसी विषय को लेके जाते हैं तो वहाँ के चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज हमें कहते हैं कि भाई साहब ये तो कानून है ही नहीं, ये तो बेल में तुरंत छूट जाएगा। अगर एक शराब वाले को, एक समाज में नशीली शराब बेच रहा है, उसको हम समाज में लेके जाते हैं तो उसको भी बचाने के उनके पास कई रास्ते होते हैं। तो समाज में कानून का तो बदलना है ही है,
लेकिन ऐसे जो आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, इन लोगों का इलाज अभी यूपी में हो रहा है। सीधे ना जेल ना बेल, प्रभु से मेल, तो सीधे उसी ट्रैक पे काम करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि यूपी मॉडल के हिसाब से ही हर राज्य में ये जड़ साफ करनी पड़ेगी, इनका करना पड़ेगा, इनको जड़ से समाप्त करना पड़ेगा। ये ऐसा व्यवस्था नहीं रखनी पड़ेगी कि ये व्यवस्था ऐसी रहेगी तभी हमारा काम चलेगा, ऐसा नहीं। ये पूरा जड़ साफ होनी चाहिए, इसमें पूरा जड़ से सुधार होना चाहिए। तो सुधार का एक ही रास्ता है, ना जेल ना मेल, सीधे प्रभु से मेल। सर, पूरे भारतवर्ष की जनता और हमारे जो देवभूमि उत्तराखंड है, उनकी जनमानस को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से आप क्या संदेश देंगे? मैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से पूरे देश के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप देश प्रेमी बने, जागरूक रहें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। आप जिस तरह से गिलहरी ने कार्य किया था समुद्र में जो सेतु बनने में, उसकी छोटी सी भूमिका थी, उसी भूमिका को अपनी भूमिका माने। आप वृक्षारोपण करें, वृक्ष की चिंता करें। एक अगर आप वृक्ष लगाते हैं तो आप पूरे विश्व में कहीं ना कहीं आप एक गिलहरी की भूमिका में काम करते हैं। अगर आप जल बचाते हैं तो आप कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक छोटी सी भूमिका का काम करते हैं। तो हमने जल बर्बाद नहीं होने देना चाहिए, हमने वृक्ष लगाने चाहिए, हमने स्वदेशी हमने खरीदना चाहिए। हमारे देश का जो होगा वही हम खरीदेंगे। हम चाइनीज हलाला वाला, आपने देखा होगा कि जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो हलाला पहले देखते हैं, उसके बाद चीज़ें खरीदते हैं, क्योंकि हलाला से उनको फंडिंग होती है जिहाद फैलाने के लिए। तो हमने हलाला वाले सर्टिफाइड वाले सामानों को नहीं खरीदना चाहिए, हमने स्वदेशी खरीदना चाहिए। हमने अपने देश में पर्यावरण को लेकर पेड़ पौधे और स्वच्छता अभियान, जैसे गाड़ी से अगर हम चल रहे हैं तो गाड़ी से हम कूड़ा उठा नहीं सकते हैं, तो हमें गाड़ी से कूड़ा फेंकना भी नहीं चाहिए। अगर हम गाड़ी से कूड़ा फेंक रहे हैं तो हमारा देश गंदा हो रहा है। हम देश को अपने घर से बड़ा मान रहे हैं, बस इतना कर लें हम कि हमारे घर से पहले हमारा देश है। तो वो जब हमारे दिमाग में धारण हो जाएगा तो स्वतः ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद इस टाइम पे पुलिस की तरह काम कर रहा है। जिस तरीके से समाज में भय मुक्त हो, समाज सुरक्षित हो, जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है, उसी तरीके से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भी टीमें गठित कर हर क्षेत्र में, समाज के अंदर, हर मंचों में जाकर ये आह्वान कर रहा है कि आपकी कोई कुरीतियां हैं, आपके आसपास कोई कुरीतियां हैं, आपके आसपास कोई लव जिहादी है, आपके आसपास कोई लैंड जिहादी है, और आपकी कहीं पे दुकानें हैं तो अपनी दुकानें, जैसे आपकी दुकानें 2000 रुपये किराए में कोई दे रहा है तो ये जिहादी आपको 4000 भी देंगे। तो आप लालच में ना आएँ, आप 4000 रुपये में उसको ना खरीदें, उसको ना दें। आप भले ही 2000 रुपये में आप किसी हिंदू को दें तो किसी हिंदू को दुकानें दें। अपने घर के आसपास जो है इन लोगों की सक्रियता कम रखें, एकजुटता रखें, समाज में अपने आस पड़ोस में ग्रुप में रहें। और कोई भी सूचना होती है तो बजरंग दल के किसी भी कार्यकर्ता को जो आपके क्षेत्र में रहता है उसको आप गोपनीय सूचना दीजिए। आपकी सूचना को गुप्त रखा जाएगा। और पुलिस में तो क्या है कि पुलिस तब काम करती है जब आप किसी एप्लीकेशन को लिख के देंगे, तब जाके पुलिस काम करेगी। मैं आपको एक वचन देता हूँ कि पूरा उत्तराखंड तो हमारा है ही है, पूरे देश के अंदर भी मैं बोलता हूँ कि अगर आप किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी समाज की कुरीतियों की सूचना देंगे तो सूचना मात्र पे ही हमारा संगठन, हमारा कार्यकर्ता अपने लेवल पे काम करेगा। चाहे वो प्रशासन से काम कराने वाली बात है, चाहे वो व्यक्तिगत काम करने वाली बात है, वो उन कामों को करेगा। समाज को बस इसके लिए जागृत होना पड़ेगा। समाज, अगर हमें समय पे सूचना मिल पाएगी तो वो सूचना हमें समाज से ही मिल पाएगी। सूचना के आधार पर ही कार्य समय से हो सकता है। अगर कोई भी कुरीतियां जन्म ले रही है, उस जन्म लेते वक्त ही अगर हमें सूचना मिल जाए तो हम उस कुरीतियों को समय से पहले नष्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम समाज से अपील करते हैं कि आप एकजुट रहें, अपने परिवार के साथ रहें, अपने देश प्रेमी रहें, अपने घरों में शस्त्र रखें। सोना चांदी के साथ साथ अपने घरों में शस्त्र भी आपके होने चाहिए। आपके घरों में तलवार होनी चाहिए, दंड होने चाहिए। अपनी जो बहनें हैं उनको आप दुर्गा वाहिनी में जाके प्रशिक्षण दिलाइए, उनको दंड चलाना सिखाइए, उनको अपनी स्कूटी में उनकी एसटी, एक छोटी सी डंडी होती है एसटी, उसको आप रखें सुरक्षा की दृष्टि से। तो जागृति, कौन कौन से ऐप, कौन कौन से पुलिस ऐप हमारे पास हैं, कौन कौन से डायल नंबर से हमारी पुलिस हमारे साथ कांटेक्ट में काम करेगी, ये सब जानकारियां समाज के अंदर होनी चाहिए। और विशेष करके जो सीमा बॉर्डर एरिया पे जो पुलिस, जो हमारा समाज बैठा हुआ है, जितने भी सीमांत क्षेत्रों में समाज हमारा बैठा हुआ है, उसने सजग होना पड़ेगा कि कोई हमें
कभी भी सामने से कोई भी विरोधी देश हमारे सामने खड़ा हो सकता है, किसी समय भी इमरजेंसी कोई कार्रवाई कर सकता है। तो उसके लिए हमारे समाज अगर सशक्त होगा, उसके पास शस्त्र होगा, तो वो समय से उसका जवाब दे सकता है, तो वो बड़ी घटना को रोका जा सकता है। तो यही हमारी अपील है, आप अपने बच्चों का ध्यान दें, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, लड़कियां कहाँ जा रही हैं, लड़कियां किससे संपर्क में हैं, ये सब चीज़ों पे माँ बापों ने ध्यान देना पड़ेगा। और आपके साथ संगठन खड़ा है, जब भी आप याद करेंगे तो पुलिस की तरह हमारा संगठन आपके लिए खड़ा रहेगा और आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। आपके घर पे मतलब ऐसे पीछे खड़ा रहेगा जैसे एक आपके परिवार के सदस्य की तरह ही संगठन हमारा खड़ा रहेगा। इस चीज़ को लेके प्रशिक्षण हमारे कार्यकर्ताओं को दिया जाता है और हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के साथ 7 दिन का वर्कशॉप किया जाता है, जिसमें हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि आपदा से कैसे निपटना है और आपदा से, अग्नि से कैसे निपटना है, समाज में कैसे हमने सजा देनी है, लोगों को कैसे पकड़ना है, कैसे दबिश मारनी है, कैसे हमने राष्ट्र प्रेमी अपने युवाओं को बनाना है। इन सब चीज़ों को लेके हमारा दुर्गा वाहिनी का, विश्व हिंदू परिषद का वर्ग और बजरंग दल का वर्ग हर प्रांत में हर वर्ष लगाया जाता है और हम अधिक से अधिक युवाओं को बजरंग दल पे जोड़ना चाहते हैं। एक सेना खड़ी करना चाहते हैं जो इंडिपेंडेंट रूप पे देश हित के लिए काम करे, अपने धर्म, अपने संस्कृति की मान बिंदुओं की रक्षा के लिए हमारा संगठन, हमारे युवा काम करें। इसके निमित्त हम लोग काम कर रहे हैं और आप अपने घर में जोड़िए। और मैं जनसंख्या नियंत्रण के तुरंत में, जैसे एक स्लोगन है कि जनसंख्या डेमोक्रेसी हमारी पहले क्या थी, अब क्या हो गई है, वो बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या के नाते मैं सभी से, देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि हम दो हमारा एक नहीं हो, हम दो हमारे 3 कम से कम हो, 2 तो हो ही हो, हम दो हमारे 2, हम दो हमारे 3, हम दो हमारा एक नहीं हो। उससे हमारा परसेंटेज कम होगा क्योंकि उनका विस्फोटक बढ़ते जा रहा है और हमारा विस्फोटक अगर कम होगा तो हमें भविष्य में यहाँ पर फिर हमें आक्रांताओं का वो दंश ना झेलना पड़े जो हमारे पूर्वजों ने झेला है। इसके लिए हमें सजग होकर हम दो हमारे 3 की नीति से काम करना पड़ेगा। ऐसी अपील हम सभी समाज के लोगों से करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देशभक्त डायलॉग को आपने इतना अमूल्य समय दिया और अपने विचार के पूरे देश के लिए, हमारे देवभूमि उत्तराखंड के लिए अपने विचारों को आपने बताया, किस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद काम कर रही है, किस प्रकार से बजरंग दल काम कर रहा है और किस प्रकार से आपके व्यक्तित्व क्या है और विचार क्या है कि आपने जनता के सामने रखा। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, राम राम। नमस्कार, आपने आज श्री पूरन जोशी जी, प्रांत संयोजक उनके विचारों को सुना कि विश्व हिंदू परिषद किस प्रकार से काम करती है, बजरंग दल किस प्रकार से काम करती है और साथ में दुर्गा वाहिनी जो है वो भी किस प्रकार से काम करती है। बिना शर्त से अपने राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण उन्होंने आपको बताया कि उनके व्यक्तित्व को आपने, विचारों को आपने जाना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उनके विचार समझ आए। मिलते हैं अन्य किसी पेशकश के, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता के जय।